नमस्कार। आज हम ज्यामिति की दुनिया में उतर रहे हैं और एक ऐसे आकार पर बात करेंगे जो दिखने में तो भाई बहुत सीधा साधा लगता है, पर गणित के लिहाज से काफी गहरा है। वृत्त यानी सर्कल। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास जो सामग्री है वो गणित की किताबों या शायद जेईई जैसी परीक्षाओं की तैयारी वाली सामग्री जैसी लग रही है, और इसमें वृत्तों से जुड़ी कई जरूरी बातें बताई गई हैं। बिल्कुल। वृत्त सिर्फ कागज पर एक गोल निशान नहीं है। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक अहम हिस्सा है और न जाने कितने गणितीय सिद्धांतों और असल दुनिया के कामों का आधार है। सही। स्रोतों में परिभाषा से लेकर इसके मुश्किल समीकरणों और गुणों तक सब कुछ है। तो आज हमारा काम है इन स्रोतों से सबसे खास, सबसे काम की जानकारी निकालना और उन्हें इस तरह समझना कि वे याद रहें। हाँ, तो चलिए ये सफर शुरू करते हैं। हम वृत्त की एकदम मूल परिभाषा से शुरुआत करेंगे, फिर इसके अलग अलग समीकरणों को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब सिर्फ रटना नहीं, समझना है। हाँ, ये जरूरी है। फिर देखेंगे कि एक वृत्त बिंदुओं और रेखाओं के साथ कैसे बर्ताव करता है। स्पर्श रेखाओं यानी टेंजेंट्स पर थोड़ा खास ध्यान देंगे और आखिर में दो वृत्तों के आपसी रिश्तों पर भी एक नजर डालेंगे। कोशिश रहेगी कि सूत्रों के पीछे का जो लॉजिक है वो भी थोड़ा पकड़ में आए। बढ़िया रहेगा। तो सबसे पहले एकदम बुनियादी परिभाषा। स्रोत बताते हैं कि वृत्त एक तल यानी प्लेन में घूमते हुए एक ऐसे बिंदु का रास्ता है जिसे बिंदु पथ कहते हैं। हाँ, लोकस। लोकस, हाँ। जिसकी दूरी उसी तल में एक स्थिर बिंदु से हमेशा एक बराबर रहती है। बिल्कुल। वो स्थिर बिंदु हो गया केंद्र यानी सेंटर, और वो स्थिर दूरी हो गई त्रिज्या, रेडियस। या ये बिंदु पथ या लोकस शब्द पे ध्यान देना जरूरी है। इसका मतलब है उन सारे बिंदुओं का समूह जो एक दी हुई शर्त पूरी करते हैं। इस मामले में शर्त है केंद्र से एक फिक्स्ड दूरी पर होना। अच्छा। यही सोच वृत्त के समीकरणों का आधार बनती है। स्रोतों में जीवा, कॉर्ड मतलब परिधि पर कोई भी दो बिंदु मिला दो, और व्यास, डायमीटर, वो जीवा जो केंद्र से गुजरे। इनकी परिभाषा भी दी है जो काफी स्टैंडर्ड है। चलिए अब आते हैं समीकरणों पर, जहां मामला थोड़ा और दिलचस्प होने लगता है। सबसे आसान रूप है मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म। x² + y² = a²। हाँ, ये तो सबसे सीधा है। ये तब लगता है जब केंद्र मूल बिंदु 0, 0 पर हो और त्रिज्या a हो। बहुत आसान। और इसको हम सीधे पाइथागोरस प्रमेय से समझ सकते हैं ना? हाँ, बिल्कुल। वृत्त पर कोई भी बिंदु x, y लो। मूल बिंदु 0, 0 से उसकी दूरी a है। अब दूरी का सूत्र लगाओ। √x - 0² + y - 0² = a। दोनों तरफ वर्क कर दो तो क्या मिला? x² + y² = a²। सही। अगर केंद्र 0, 0 के बजाय कहीं और हो, मान लो h, k पर, और त्रिज्या r हो, तो भी दूरी सूत्र से ही हमें केंद्रीय रूप यानी सेंट्रल फॉर्म मिलता है। x - h² + y - k² = r²। अच्छा। ये बस उसी दूरी वाले विचार का ही विस्तार है। ठीक है, ये दोनों रूप समझने में आसान है क्योंकि ये सीधे परिभाषा से जुड़े हैं। लेकिन फिर आता है सामान्य रूप, जनरल फॉर्म। x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ये पहली नज़र में थोड़ा डरावना सा लग सकता है। हाँ। इसका केंद्र और त्रिज्या कैसे पता चलते हैं? देखो, ये असल में केंद्रीय रूप का ही एक फैला हुआ रूप है। अगर हम x - h का होल स्क्वायर + y - k का होल स्क्वायर = r² को खोल दें तो हमें क्या मिलेगा? x² 2hx + h² + y² 2ky + k² = r²। हाँ। इसे थोड़ा ठीक से लिखें तो x² + y² + -2hx + -2ky + x² + k² - r² = 0। अब इसकी तुलना करो सामान्य रूप से। x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। अरे हाँ। साफ दिख रहा है कि 2g = -2h यानी h = -g, 2f = -2k यानी k = -f, और c = h² + k² - r²। तो केंद्र जो h, k था वो बन गया -g, -f। अच्छा, तो x के गुणांक का आधा और निशान बदल दो, y के गुणांक का आधा और निशान बदल दो, वही केंद्र है? बिल्कुल। अच्छा। और त्रिज्या के लिए देखो, c = h² + k² r² था, तो r² = h² + k², c = -g² + -f² c = g² + f² c। इसलिए त्रिज्या r हो गई √g² + f² c। अच्छा,
तो सामान्य रूप बस केंद्रीय रूप का एक छिपा हुआ रूप है। और ये त्रिज्या वाला सूत्र √g² + f²c, ये तो बहुत जरूरी लगता है। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि एक असली वृत्त के लिए g² + f²c का मान 0 से बड़ा होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि त्रिज्या एक दूरी है, वो नेगेटिव नहीं हो सकती, और उसका वर्गमूल भी वास्तविक होना चाहिए। तो g² + f²c 0 होना चाहिए एक ठीक ठाक वृत्त के लिए। और अगर ये 0 हो जाए तो? अगर g² + f²c = 0 हो जाए तो त्रिज्या 0 हो गई। ये बस एक बिंदु है जिसे बिंदु वृत्त या पॉइंट सर्कल कहते हैं। अच्छा। और अगर g² + f²c 0 हो तो त्रिज्या काल्पनिक यानी इमेजिनरी हो जाती है। मतलब ऐसा वृत्त असल में खींचा ही नहीं जा सकता। ये भी बताया गया है कि हर दूसरी डिग्री का समीकरण जिसमें x², y² x, y और एक कांस्टेंट टर्म हो, वो वृत्त नहीं होता। किसी सामान्य समीकरण ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0 को वृत्त होने के लिए क्या शर्तें हैं? हाँ, इसमें 3 मुख्य शर्तें हैं जिन पर स्रोतों में जोर दिया गया है। पहली, x² और y² के गुणांक बराबर होने चाहिए और 0 नहीं होने चाहिए। मतलब a = b must not equal to 0। ये पक्का करता है कि आकार में खिंचाव न हो, अंडाकार न बने। ठीक है। दूसरी xy वाला पद नहीं होना चाहिए, यानी h = 0। ये xy वाला पद आकार को घुमा देता है, जो वृत्त में नहीं होता। और तीसरी, जैसा हमने अभी देखा, त्रिज्या वास्तविक होनी चाहिए। मतलब अगर समीकरण को x² + y² + वाले रूप में बदलें तो जो g/f/c बनेंगे, उनके लिए g² + f²c > 0 होना चाहिए। समझ गई। ये शर्तें पक्का करती हैं कि समीकरण सच में एक वृत्त ही है। बिल्कुल। ठीक है, समीकरणों की बात काफी हो गई। अब देखते हैं कि एक बिंदु और वृत्त का क्या रिश्ता हो सकता है। मान लो हमारे पास एक बिंदु है x1, y1 और वृत्त का समीकरण s = x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 है। कैसे पता चलेगा कि बिंदु वृत्त के अंदर है, बाहर है या ठीक उस पर है? इसके लिए स्रोत एक एक्सप्रेशन S1 इस्तेमाल करने को कहते हैं। S1 का मतलब है वृत्त के समीकरण S में x की जगह x1 और y की जगह y1 रख दो। S1 = x1² + y1² + 2gx1 + 2fy1 + c। अब इस S1 की वैल्यू देखो। अच्छा। अगर S1 0 तो बिंदु वृत्त के बाहर है। बाहर। अगर S1 = 0 तो बिंदु ठीक वृत्त की परिधि पर है, क्योंकि वो समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। परिधि पर। और अगर S1 < 0 तो बिंदु वृत्त के अंदर है। अंदर। ये तो बड़ा सीधा तरीका है जांचने का। हाँ बिल्कुल। दिलचस्प है कि यही S1 बाद में फिर से आता है। लेकिन पहले रेखाओं और वृत्तों के बारे में बात करते हैं। एक सीधी रेखा एक वृत्त को काट सकती है, छू सकती है या पूरी तरह से चूक सकती है। इसे पता करने का क्या तरीका है? देखो, स्रोत बीजगणित वाला तरीका बताते हैं। जैसे y = mx + c को वृत्त के समीकरण में रखो और फिर द्विघात समीकरण का विविक्त कर देखो, डिस्क्रिमिनेंट। हाँ। लेकिन एक ज्यादा आसान ज्यामितीय तरीका भी है जिस पर स्रोत भी जोर देते हैं। वो क्या है? वृत्त के केंद्र से रेखा पर लंबवत दूरी निकालो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मान लो p। अच्छा। अब इस दूरी p की तुलना वृत्त की त्रिज्या r से करो। हाँ। यदि p r मतलब दूरी त्रिज्या से कम है तो रेखा वृत्त को 2 अलग-अलग बिंदुओं पर काटेगी। यदि p = r, दूरी ठीक त्रिज्या के बराबर है, तो रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर छुएगी। ये स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट होगी। स्पर्श रेखा। और यदि p r दूरी त्रिज्या से ज्यादा है तो रेखा वृत्त से मिलेगी नहीं, दूर से निकल जाएगी। ये p = r वाली शर्त यानी स्पर्श रेखा की शर्त, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, ये तो काफी जरूरी लगती है। हाँ, ये बहुत फंडामेंटल है। ज्यामितीय रूप से सोचना भी आसान है भाई। जब केंद्र से रेखा की सबसे कम दूरी त्रिज्या के बराबर होगी तभी तो रेखा वृत्त को छू पाएगी। बीजगणित वाली शर्तें भी इसी ज्यामितीय स्थिति से निकलती हैं। तो चलिए स्पर्श रेखाओं यानी टैंजेंट्स पर थोड़ा और ध्यान देते हैं। अगर हमें वृत्त पर ही एक बिंदु x1, y1 दिया हो तो उस बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण कैसे लिखें? स्रोत एक बहुत आसान तरीका बताते हैं जिसे t = 0 कहा जाता है। हाँ, ये बहुत ही काम का शॉर्टकट या कह लो पैटर्न है। वृत्त के सामान्य समीकरण s = x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 के लिए बिंदु x1, y1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण t = 0 होता है, जहां t का मतलब है ये बदलाव करना। क्या बदलाव?
x² को बदलो x(x1) से, y² को बदलो y(y1) से, 2x को बदलो x प्लस x1 से, मतलब x को x प्लस x12 से, और 2y को बदलो y प्लस y1 से, मतलब y को y प्लस y12 से। अच्छा, तो समीकरण बन जाता है x(x1) प्लस y(y1) प्लस g x प्लस x1 प्लस f y प्लस y1 प्लस c इज इक्वल टू 0। ये पैटर्न याद रखना बहुत आसान है और सिर्फ वृत्तों के लिए ही नहीं, आगे परवलय, दीर्घवृत्त वगैरह के लिए भी काम आता है। अरे वाह, ये तो कमाल का शॉर्टकट है। स्पर्श रेखा के और भी रूप हैं क्या, जैसे ढाल वाला स्लोप फॉर्म? हाँ, अगर वृत्त का समीकरण आसान वाला है x² प्लस y² इज इक्वल टू पे स्क्वायर, तो ढाल m वाली स्पर्श रेखाओं का समीकरण होता है y बराबर mx प्लस माइनस a अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। यहाँ प्लस माइनस क्यों? प्लस माइनस का मतलब है कि एक ही ढाल m वाली दो समानांतर स्पर्श रेखाएं होंगी, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। ये तब काम आता है जब हमें स्पर्श बिंदु नहीं पता पर ढाल पता हो। समझ गई। अब अगर बिंदु x1, y1 वृत्त के बाहर हो तो उससे वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, बल्कि दो खींची जा सकती है ना? हाँ बिल्कुल। इन स्पर्श रेखाओं की लंबाई कैसे पता करें? लो, यहाँ फिर से हमारा वो जाना पहचाना एक्सप्रेशन S1 काम आता है। सच में? वो S1? हाँ, बाहरी बिंदु x1, y1 से वृत्त s बराबर 0 पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई होती है रूट S1। याद है? S1 बराबर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c। बस उसी का वर्गमूल ले लो। गजब है। ये दिखाता है कि बिंदु की स्थिति S1 0 मतलब बाहर और स्पर्श रेखा की लंबाई कैसे जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, ये S1 का मान ही उस बिंदु की शक्ति या पावर ऑफ अ पॉइंट कहलाता है और ये स्पर्श रेखा की लंबाई के वर्ग pt स्क्वायर के बराबर होता है। सब कुछ जुड़ा हुआ लगता है। हाँ, गणित में अक्सर ऐसा होता है कि अलग-अलग दिखने वाली चीजें एक गहरे स्तर पर जुड़ी होती हैं। अच्छा, बाहरी बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, उन दोनों का एक साथ समीकरण कैसे लिखते हैं? कुछ जोड़ा समीकरण जैसा? हाँ, उसके लिए भी एक सूत्र है, थोड़ा याद रखने वाला है। S(S1) बराबर t स्क्वायर। यहाँ S तो वृत्त का मूल समीकरण है, S1 वही बिंदु x1, y1 डालने पर मिलने वाला मान है और t वही स्पर्श रेखा वाला व्यंजक है। ये समीकरण उन दोनों रेखाओं का संयुक्त समीकरण देता है। S² इक्वल्स टू t स्क्वायर। ठीक है। और एक निर्देशक वृत्त डायरेक्टर सर्कल का भी जिक्र है, वो क्या चीज है? हाँ, डायरेक्टर सर्कल। ये उन सारे बिंदुओं का बिंदुपथ है जहां से अगर वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएं तो वो दोनों एक दूसरे के लंबवत हों, मतलब उनके बीच 90 डिग्री का कोण बने। अच्छा, ऐसे बिंदु? हाँ, वृत्त x² प्लस y² इक्वल्स टू a स्क्वायर के लिए इस डायरेक्टर सर्कल का समीकरण होता है x² प्लस y² इक्वल्स टू 2a स्क्वायर। मतलब ये भी एक वृत्त होता है जिसका केंद्र वही रहता है पर त्रिज्या √2 गुना हो जाती है। दिलचस्प। अब स्पर्श रेखा से जुड़ी एक और चीज है, अभिलंब, नॉर्मल। ये क्या होता है? अभिलंब यानी नॉर्मल वो रेखा है जो स्पर्श बिंदु पर, मतलब पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पर स्पर्श रेखा के लंबवत होती है, परपेंडिकुलर। ठीक है। वृत्त के मामले में सबसे जरूरी बात यह है कि अभिलंब हमेशा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। हमेशा केंद्र से? हाँ, ये गुण कई सवालों को हल करने में बहुत काम आता है। अगर आपको किसी बिंदु पर अभिलंब का समीकरण चाहिए तो बस उस बिंदु और केंद्र को मिलाने वाली रेखा का समीकरण निकाल लो, वही अभिलंब है। अच्छा, अब वापस उस बाहरी बिंदु x1, y1 पर आते हैं। उससे जो दो स्पर्श रेखाएं खींची, उनके स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को संपर्क जीवा, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं। क्या इसका समीकरण भी t = 0 जैसा कुछ है? हाँ, हैरानी की बात है, पर बाहरी बिंदु x1, y1 से खींची गई स्पर्श रेखाओं के स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली संपर्क जीवा का समीकरण भी t = 0 ही होता है। सच में? वही t = हाँ, वही व्यंजक जो स्पर्श रेखा के लिए था अगर बिंदु वृत्त पर होता। ये पैटर्न t = का एक और उदाहरण है, बहुत काम का है याद रखने के लिए। ये तो कमाल है। एक और जीवा का जिक्र है जिसका मध्य बिंदु दिया हो। हाँ, अगर किसी जीवा का मध्य बिंदु x1, y1 हमें पता हो तो उस जीवा का समीकरण होता है t = S1। t = S1। अच्छा, यहाँ S1 भी आ गया। हाँ, t वही स्पर्श रेखा वाला व्यंजक है और S1 बिंदु x1, y1 को वृत्त के समीकरण में रखने पर मिलने वाला मान।
तो देखो t इज इक्वल टू 0 स्पर्श रेखा या संपर्क जीवा के लिए और t इज इक्वल टू S1 मध्य बिंदु वाली जीवा के लिए। ये पैटर्न ध्यान में रखने से सूत्र याद रखना आसान हो जाता है। बिल्कुल। अब बहुत संक्षेप में दो वृत्तों के बीच के संबंधों पर नजर डालते हैं। वे कैसे स्थित हो सकते हैं, अलग अलग, छूते हुए या काटते हुए। जे उनके केंद्रों के बीच की दूरी, मान लो d या C1 C2, और उनकी त्रिज्याओं R1 और R2 पर निर्भर करता है। स्रोत इन स्थितियों का सार बताते हैं जिन्हें समझना जरूरी है। बताइए। अगर केंद्रों के बीच की दूरी d त्रिज्याओं के योग R1 प्लस R2 से ज्यादा है, d इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2, तो वृत्त एक दूसरे से दूर हैं, अलग अलग। ठीक। अगर दूरी ठीक योग के बराबर है, d इज इक्वल टू R1 प्लस R2, तो वृत्त बाहर से एक दूसरे को छूते हैं, एक्सटर्नली टच करते हैं, स्पर्श करते हैं। अगर दूरी त्रिज्याओं के अंतर के मॉड R1 माइनस R2 से ज्यादा पर योग R1 प्लस R2 से कम है, R1 R2 d R1 प्लस R2, तो वृत्त दो बिंदुओं पर एक दूसरे को काटते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। काटते हैं। अगर दूरी ठीक अंतर के मॉड के बराबर है, d इज इक्वल टू R1 R2, तो वृत्त अंदर से एक दूसरे को छूते हैं, इंटरनली टच करते हैं, अंदर से स्पर्श। और अगर दूरी अंतर के मॉड से भी कम है, d R1 R2, तो एक वृत्त पूरी तरह से दूसरे के अंदर है और छू भी नहीं हुआ। अच्छा। इन स्थितियों से यह भी पता चलता है कि कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। हाँ बिल्कुल। जैसे जब वृत्त दूर दूर होते हैं, d R1 प्लस R2, तो 4 कॉमन टेंजेंट होती हैं। जब बाहर से छूते हैं, d इज इक्वल टू R1 प्लस R2, तो 3 होती हैं, वगैरह। और अगर दो वृत्त एक दूसरे को काटते हैं, तो उनकी उभयनिष्ठ जीवा कॉमन कॉर्ड का समीकरण क्या होता है? ये बहुत आसान है। अगर वृत्तों के समीकरण S1 इज इक्वल टू 0 और S2 इज इक्वल टू 0 हैं, बस ये ध्यान रखना कि x स्क्वायर और y स्क्वायर के गुणांक 1 हों, तो कॉमन कॉर्ड का समीकरण होता है S1 S2 इज इक्वल टू 0। बस एक समीकरण में से दूसरे को घटा दो। S1 S2 इज इक्वल्स टू 0, ये तो एक सीधी रेखा का समीकरण है। हाँ, कॉमन कॉर्ड एक सीधी रेखा ही तो होती है। एक और दिलचस्प स्थिति है जब दो वृत्त एक दूसरे को समकोण यानी 90 डिग्री पर काटते हैं। इन्हें लंबकोणीय या ऑर्थोगोनल वृत्त कहते हैं। इसकी क्या शर्त है? हाँ, ऑर्थोगोनल सर्कल्स। अगर दो वृत्त S1 TCX स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और S2 TCX स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 ऑर्थोगोनल हैं, मतलब उनके कटान बिंदु पर उनकी स्पर्श रेखाएं लंबवत हैं, तो उनके बीच की शर्त है 2g1g2 प्लस 2f1f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2। 2g1g2 प्लस 2f1f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2। हाँ, ये शर्त याद रखना काफी काम आ सकता है, खासकर प्रतियोगी परीक्षाओं में जहां इस पर आधारित सवाल सीधे आ जाते हैं। स्रोतों में वृत्तों के कुल, फैमिली ऑफ सर्कल्स और मूलाक्ष, रेडिकल एक्सिस जैसी और भी बातें हैं, पर शायद वो थोड़े ज्यादा गहरी हो जाएंगी अभी के लिए। हाँ, वो थोड़े एडवांस टॉपिक हैं, जैसे दो वृत्तों S इक्वल टू 0 और S डैश इक्वल टू 0 के कटान से गुजरने वाले सभी वृत्तों का समीकरण S प्लस लैम्डा S डैश इक्वल टू 0 होता है, या मूलाक्ष S1 S2 इक्वल टू 0 वाली रेखा जहां से दोनों वृत्तों पर स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। पर हाँ, ये अपने आप में बड़े विषय हैं। ठीक है, तो हमने वृत्त की परिभाषा से शुरू करके उसके समीकरणों, बिंदुओं और रेखाओं के साथ उसके संबंधों, स्पर्श रेखाओं की बारीकियों और यहाँ तक कि दो वृत्तों के आपसी संबंधों तक की यात्रा की। स्रोत सामग्री काफी फैली हुई थी, पर हमने मुख्य विचारों को छूने की कोशिश की। तो इन सब का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि वृत्त जो दिखने में इतना सरल है, गणितीय रूप से अविश्वसनीय रूप से भरा पूरा है। हमने देखा कि कैसे T0 जैसे पैटर्न समीकरणों को याद रखने और समझने में मदद करते हैं, कैसे S1 बिंदु की स्थिति और स्पर्श रेखा की लंबाई दोनों से जुड़ा है, और कैसे ज्यामितीय स्थितियां जैसे P = R बीजगणित वाले शर्तों से मेल खाती हैं। हाँ, ये कनेक्शंस तो बहुत दिलचस्प थे। और ये अवधारणाएं अलग थलग नहीं हैं, वे एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं और समस्या समाधान के लिए, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए मजबूत औजार देती हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो जेईई जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। ये सिर्फ सूत्र रटने की बात नहीं है, बल्कि इन रिश्तों को समझने की बात है। बिल्कुल, और ये सोचना भी बड़ा रोमांचक है कि अगर एक मामूली से वृत्त में इतनी गहराई छिपी है, तो ज्यामिति के दूसरे आकार
जैसे परवलय, दीर्घवृत्त, अतिपरवलय, जो सब एक ही शंकु परिच्छेद परिवार के सदस्य हैं, वो अपने अंदर और क्या-क्या दिलचस्प गुण और राज समेटे होंगे? हाँ, ये बिल्कुल सही सवाल है। शायद ये आगे की खोज के लिए एक अच्छा सवाल है। आज के लिए बस इतना ही।